everyone, I hope you all are doing very well. Welcome to the daily news analysis where we cover the most important current affairs in a simple, concise and an exam relevant manner. तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले न्यूज आर्टिकल के साथ. So the first news article talks about the Iran-Israel war. Yes, it says Iran versus Israel, chronicles of a war foretold. Yes, you all must have heard in the news that Israel has attacked Iran, in which Iran's supreme religious and political leader has been killed. Yes, तो इस न्यूज आर्टिकल से आपको अपने एग्जाम के लिए कौन सी चीजें समझनी है वो आज हम इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि ये जो ईरान और इसराइल की लड़ाई है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके मेन लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल रीजंस क्या हैं. यस, ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ नोवेयर इसराइल जस्ट लॉन्च्ड एन अटैक ऑन ईरान. Yes, it has some long standing structural causes. Yes, the causes go back to history and we will try to uncover them. Then secondly, you need to understand what will be the regional and global impact of this war. Yes, अगर ये थोड़ी सी भी war और ज़्यादा escalate हो जाती है या फिर जो अभी तक जो भी डेवलपमेंट्स हो गए हैं इस वॉर में, उसके रीजनल और ग्लोबल इम्पैक्ट्स क्या होंगे वो हम समझेंगे. और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों कंट्रीज इसराइल और ईरान की लोकेशन का आइडिया होना चाहिए कि वो मैप में कौन से रीजन में लाई करती हैं, उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, तो वो सब भी हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. ओके, तो चलिए पहले समझते हैं कि what is this conflict all about. Let's first understand about the Iran and Israel conflict. Where did it start, why did it start, and when did it start? Okay, now before understanding this conflict, before I explain you all about Iran and Israel relations, we need to just have a brief overview of Iran's political history. Yes, जो ईरान की political history है, that has quite a role to play in yesterday's attack. Okay, तो उस history को समझते हैं. देखिए, जो 1979 का एक ऐसा watershed year था ईरान की हिस्ट्री में, जिसके बाद ईरान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरी तरह से बदल गई. ठीक है, तो 1979 से पहले क्या होता था? 1979 से पहले ईरान एक मोनार्की थी. यस, वहां पे मोनार्किकल रूल था. यस, देयर वाज अ रूलर एंड दैट रूलर बिलोंग टू द पहलवी डायनास्टी. ठीक है, 1979 से पहले ईरान में पहलवी डायनास्टी का मोनार्किकल रूल था. यस, एंड द रूलर हु वाज रूलिंग वाज मोहम्मद पहलवी शाह, जिसको हम आपने न्यूज में कॉमन टर्म सुनी होगी शाह, जिसको हम कॉमन टर्म्स में या हिस्ट्री के टर्म्स में शाह के नाम से रेफर करते हैं. ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया दैट बिफोर 1979 ईरान वाज अ मोनार्की एंड वाज अंडर द रूल ऑफ पहलवी डायनेस्टी, और जो रूलर था वो कौन था? मोहम्मद पहलवी शाह. नाउ आपको समझना होगा कि अब इनकी जो पहलवी डायनेस्टी की पॉलिसी थी, जो इनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, वो कैसा था. ओके, नाउ दीज रूलर्स स्पेशली मोहम्मद पहलवी शाह वाज अ pro-modernization, pro-secularization ruler. Yes, he pursued and followed modernization, secularization. Yes, इन्होंने ट्राई किया कि हम ईरान को मॉडर्नाइज करें, हम ट्राई करें कि हम सेक्युलर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ईरान को गवर्न करें. Yes, this was his objective. And his foreign policy was pro-Western countries. Yes, he was a Western aligned monarchy. जो Western countries हैं जैसे USA, UK, etc. उनके साथ पहलवी डायनेस्टी के रूलर्स के काफी अच्छे संबंध थे. यस, this much is clear that they pursued modernization, they pursued secularization, and thirdly they had very good relations with the western countries. They were west aligned rulers. Okay, now there was a catch. अभी तक सुनने में आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छी डायनेस्टी है, but there were some problems, there were some deep rooted problems. The first one being there was a lot of इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ठीक है, बहुत ज्यादा ईरान की जो सोसाइटी थी वहां पे बहुत ज्यादा वास्ट जो थी रिच और पुअर के बीच में गैप था. यस, देन सेकेंडली देयर वाज पॉलिटिकल ऑपरेशन ऑल्सो. जो पीपल थे, जो माइनॉरिटीज थे, उनके राइट्स सप्रेस किए जा रहे थे. और थर्डली देयर वाज रिलीजियस ऑपोजिशन. यस, हमने कहा कि जो रूलर्स थे दे वांटेड टू मेक देयर कंट्री सेक्युलर, बट उस चक्कर में उन्होंने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, जो रिलीजियस रिचुअल्स थे, उनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया, उनको सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया. Now, because of these three reasons and other reasons, there was a lot of unrest among the public. Yes, they started protesting. So 1978 में क्या होता है?
a lot of Iranis, a lot of Iranian people came out on the street to protest against the Shah ruler. Okay, clear? 1978 में जब बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं तो 1979 में क्या होता है, ईरानियन रेवोल्यूशन होता है। जो आपकी पहलवी डायनेस्टी थी, जो आपका शाह रूलर था, उसको ओवरथ्रो करके ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया जाता है। यस, सो ईरान टर्न फ्रॉम बीइंग अ सेक्युलर कंट्री टू अ इस्लामिक रिपब्लिक led by the supreme ruler, the supreme religious leader called as the Ayatollah Khamenei. Okay, understood? कि 1979 में Iran became an Islamic republic with a theocratic political system led by a supreme leader and overseen by religious institutions. Yes, there are two kinds of political systems. Yes, one is secular. Secular मतलब जो आपकी religious authorities हैं और आपकी जो political authorities हैं, governance authorities हैं, they are separate. ठीक है, रिलीजन के स्फेयर में वर्क करता है और गवर्नेंस का स्फेयर अकॉर्डिंग टू सेक्युलर प्रिंसिपल्स हम रन करते हैं। जैसे कि इंडिया के जो सुप्रीम प्रेसिडेंट है, ही इज नॉट अ रिलीजियस लीडर, यस, बट जो थियोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं उनमें क्या होता है, जो पावर होती है, चाहे वो गवर्नेंस की पावर हो, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, जो भी पावर हो, वो सारी रिलीजियस लीडर्स के हाथ में ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है। यस, देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजियस स्फेयर एंड द गवर्नेंस स्फेयर। तो ईरान भी एक सेक्युलर कंट्री से एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। जो ईरान का सुप्रीम लीडर था, ही वाज द सुप्रीम रिलीजियस लीडर एज वेल। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? नाउ ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आया कि ईरान सेक्युलर से इस्लामिक बन गया, इसकी कुछ फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशंस भी हुए। यस, इट हैड सम far-reaching, wide foreign policy implications. The first one was that Iran turned from being a Western-aligned country to being completely anti-Western. ठीक है, वो पहले क्या था, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ईरान के अच्छे संबंध थे, बट अब ये ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद, इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद ईरान कंप्लीटली एंटी वेस्टर्न हो गया। इट नाउ स्टार्टेड सीकिंग इंडिपेंडेंस, कि हमें यूएस और यूके इजराइल जैसे कंट्रीज का अपनी डोमेस्टिक अफेयर्स में वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। यस, so foreign policy turned anti-western, focusing on independence from US UK influence, and they started supporting Islamic movements. Understood? This shift is very important to understand this Iran Israel conflict. ये समझ में आ गया आपको that how Iran turned from a secular country to an Islamic republic. Okay, now let's see what was the impact of this political shift on the relation of Iran and Israel. ठीक है, तो 1979 से पहले जब पहलवी डायनेस्टी का रूल था, तो ईरान और इजराइल के भी अच्छे रिलेशंस थे। यस, they were friendly partners, and even Iran recognized Israel as soon as it was created. Yes, हमने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा था कि इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था, it became a democratic independent republic state in the year 1950. तो 1950 में ही ईरान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया था। This indicates that both were good friendly partners. Now, what happened after 1979? This relationship became completely sour. Yes, this became bitter. जो ईरान था, that now started looking at Israel as the enemy of Muslims all over the world. Yes, Iran, Israel ko, it started looking at Israel as a nation which oppresses Muslims. Yes, which oppresses Palestinians, and Palestinians are largely Arabs and Muslims. Yes, that's why जो ईरान और इजराइल के रिलेशंस थे वो completely bitter हो गए. Yes, now Iran's leadership even broke diplomatic ties. जो पहले embassies बनी थी एक दूसरे के countries में, एक दूसरे की जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो सारे खत्म हो गए, वो सारे डिप्लोमेटिक जो भी एंगेजमेंट था वो खत्म हो गया, एंड ईरान स्टार्टेड लुकिंग एट इजराइल एज द enemy of Islam. Okay, this is clear. This is where the conflict, the today's conflict of Iran and Israel can be traced back to 1979, when Iran labeled Israel as the enemy of Islam, as a country which oppresses and suppresses the rights of Muslims, and as a result of which Iran broke down all the diplomatic ties with Israel. I hope this much is clear. Yes. Now comes what are the structural causes, जो हमें actually में causes पढ़ने हैं of this Iran and Israel conflict, उसके क्या main long standing causes हैं. ठीक है, so the first one just that we saw is ideological and religious differences.
So Iran is a Shia Islamic republic with a revolutionary ideology that opposes Israel's existence. ठीक है, हमने बस अभी ही पढ़ा कि जो ईरान है वो इसराइल को देखता है मुस्लिम के अप्रेसर के रूप में, ठीक है, इसलिए वो इसराइल को बिल्कुल, इट डज नॉट इवन recognize Israel's existence. Yes, then Israel is a Jewish state that sees itself as surrounded by hostile neighbors. So there were ideological differences between the two countries. Yes, Israel is a Jewish state, whereas Iran is a Shia Islamic republic. Yes, both are hostile to each other because Iran sees Israel as the oppressor of Islam, as an enemy of Islam. Clear? First point. Second is proxy wars and escalation. ठीक है, तो ये जो कल का अटैक हुआ है जो इसराइल ने ईरान पे किया है, even before that, even though the both countries were not directly engaged, yes, वो directly लड़ाई नहीं कर रहे थे, but they were engaged through proxy wars. Yes, proxy wars क्या होते हैं कि किसी और से किसी और कंट्री को डिस्टेबलाइज करना, जैसे पाकिस्तान इंडिया में प्रॉक्सी वॉर्स करवाता है, कैसे, दैट इट फंड्स द टेररिस्ट टू क्रिएट, टू डिस्टेबलाइज इंडियन सोसाइटी. सो सिमिलरली जो ईरान था वो भी, दैट हैज हिस्टोरिकली बीन इन्वॉल्व्ड इन सपोर्टिंग मिलिटेंट ग्रुप्स दैट अपोज इजराइल. जैसे आपने हमास का नाम सुना होगा. हमास इज द सेम टेररिस्ट ग्रुप दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 7th October अटैक ऑन इजराइल. ठीक है, जो 7th October 2023 को इसराइल पे अटैक हुआ था, हमास द्वारा जो किया गया था, उसको ईरान सपोर्ट करती है. यस, ईरान हैज बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप्स सच एज हिजबुल्लाह आपने सुना होगा लेबनान, हमास आपने सुना होगा गाजा में. तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, ये सारे ईरान सपोर्ट करता है इसराइल के अगेंस्ट. दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज. ओके, नाउ then there are nuclear and military tensions. Yes, जो इसराइल एंड यूएसए हैं, they were both suspicious कि जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं, जो अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, जो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको यूज कर सकता है टू शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन द मिडल ईस्ट. ओके, तो सी, ईरान हैज ऑलवेज सेड दिस कि वो जो अपनी न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स है वो उनको वो सिविलियन पर्पसेस, पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है. ठीक है, जैसे देखिए, हम जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे हम एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, वी कैन यूज इट फॉर सिविलियन पर्पसेस, बट एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो यूज इट एज अ वेपन. ठीक है, तो ईरान हैज ऑलवेज क्लेम दैट इट यूजेस इट्स न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स फॉर पीसफुल पर्पसेस. But on the other hand, Israel and US have always been suspicious कि ईरान it can misuse its nuclear establishments for destabilizing the Middle East. Yes, और इस वजह से Israel and US were also suspicious that Iran's increasing nuclear establishments may lead to nuclear proliferation in the Middle East. Yes, कि ईरान को देख कर ईरान से बचने के लिए और जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स, अपने न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स को और ज्यादा बढ़ाने लग जाएंगे. यस, दिस वाज द मेन रीजन जिस वजह से जो यूएसए और इजराइल थे, दे वर सस्पिशियस ऑफ ईरानियन एक्टिविटीज. ओके, Israel and the United States accuse Iran of seeking nuclear weapons capability and enhancing ballistic missiles. Diplomatic talks have repeatedly failed to resolve these issues, increasing mistrust and laying the groundwork of war. Yes, diplomatic talks करने की हमने कोशिश की, जिससे हमने ट्राई किया कि ईरान और ये जो सस्पिशन है ये ओवर हो जाए. यस, ईरान हम समझ जाए ये बात कि उसको न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कुछ भी डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए नहीं करना है, बट दोज टॉक्स फेल्ड एंड दैट इज व्हाट लेड द ग्राउंड फॉर मिसट्रस्ट एंड दिस impending war. Okay, now comes the role of the United States. Yes, United States has always acted as a trigger in this war. Yes, आपको पता होगा that historically also US has sided very closely with Israel. Yes, और जबकि ईरान पे यूएसए ने हमेशा से sanctions लगाए. It has sided with Israel against Iran. So the USA has historically backed Israel and engaged Iran militarily. Recent US-Iran tensions played a key role in triggering hostilities. Yes, तो जो यूएस की ईरान के साथ डिफरेंसेस हैं, ईरान के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसने भी एक रोल प्ले किया है इस वॉर को आगे ट्रिगर करने में. ओके, then the last point is that there has been continuity over years, not spontaneity. जो हमने कल परसों ये अटैक देखा, it was not something that is spontaneous. Yes, it did not happen out of nowhere. It was a continuing war. Yes, जैसे हमने देखा that Iran used to fund proxy wars against Israel. Yes,
वो अलग अलग टेरर आउटफिट्स के थ्रू, टेरर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसराइल के अंदर अलग अलग तरह की टेरर इंसिडेंट्स के लिए सपोर्ट देता था अलग अलग टेरर ऑर्गेनाइजेशन को. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. यस. Now we need to see what are the regional and global impacts of this Iran-Israel war. First of all, we know that there is a risk of regional war expansion. Yes, जैसे आपने देखा होगा कि जो यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, दे आर ऑल अक्रॉस द मिडल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज में, जैसे यूएई हो गया, कतर हो गया, वहां पे यूएसए के मिलिट्री बेसिस है. तो इफ ईरान स्टार्ट्स अटैकिंग देम, यस, दैट इट ऑलरेडी हैज, एंड if other countries also join in this war, it can lead to a full-fledged regional war in the Middle East. Yes, पूरी बड़े war के level पे इस conflict के escalate होने की risk है. Yes, Iran has regional allies and proxies such as Hezbollah, Hamas, Houthis. Yes, if these groups also enter the war fully, Israel could face multi-front fighting and it can lead to regional instability. Yes, जो अभी भी regional instability है वो और ज्यादा बढ़ सकती है अगर ये सारे ग्रुप्स, ये सारे कंट्रीज भी इस वॉर में एंगेज हो जाएं. यस. तो सेकंड पॉइंट इज थ्रेट टू गल्फ स्टेट्स. यस, जो गल्फ स्टेट्स हैं आपकी, सऊदी, यूएई, कतर, यहाँ सब क्या है, यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं. अगर ईरान स्टार्ट्स अटैकिंग देम, there's a possibility, there's a major threat to these Gulf states as well. Then comes energy markets and inflation. Yes, we all know that Middle East is a major supplier of world's oil requirements. Yes, अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी होगी, अगर वहां पे वॉर चल रही होगी, तो जो आपकी ऑयल सप्लाई चेन है, ऑयल की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वहां से, वो डिस्टर्ब हो सकती है. यस, व्हाट विल दैट कॉज? That will lead to transport costs rising globally and as well as inflation around the world. Okay. Then another is US, Russia, China power competition. तो ये जो ईरान और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट है, जो इन दोनों कंट्रीज की वॉर है, ये ग्लोबल लेवल पे एक बड़े वॉर के उस पे रूप में हमें दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो यूएसए है दैट बैक्स इसराइल, बट रशिया मेंटेन्स रिलेशंस विद ईरान, and at the same time China also imports oil from Iran. That's why there's a risk that this war could escalate into something which would involve all the major superpowers of the world. Okay. Then it will also have humanitarian consequences such as refugee inflow, civilian casualties, infrastructure destruction, etc., etc. Yes, I hope this much is clear. Now we need to see what are the impacts on India's foreign policy and what are the impacts on India in general. तो सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी एंड ऑयल प्राइसेस. यस, इंडिया भी अपना मेजर जो अपनी ऑयल सप्लाईज हैं वो कहाँ से लेता है? मिडिल ईस्ट से लेता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री से लेता है. तो अगर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी, इट कैन इफेक्ट आवर एनर्जी सिक्योरिटी एंड ऑयल प्राइसेस इन आवर मार्केट. देन ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स. जो ईरान की लोकेशन है दैट इज इन द, अपने मैप पे देखा होगा, इट इज जस्ट पर्शियन गल्फ के कोस्ट पे ईरान लाइक करता है. यस, तो वहां से मेजर ट्रेड शिपिंग रूट्स पास होते हैं, मेजर जो ऑयल के मेनली ट्रांसपोर्टेशन रूट्स हैं वहां से पास होते हैं. तो अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी होगी, वॉर चल रही होगी, तो वो सारे ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, शिपिंग रूट्स, ट्रेड रूट्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे. ओके. देन दिस कुड इफेक्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स. यस, जो हम इंडिया से ईरान को या मिडिल ईस्ट को गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. देन शिपिंग रूट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Then comes, yes, a tough thing for India is that it will have to again play a balancing act in its foreign policy. Yes, see, India maintains relations with both the countries. जो इसराइल है, आपने recently देखा होगा, our prime minister had a visit to Israel. Yes, apart from that, Israel is a major defense partner of India. Yes, और उसके साथ ही साथ ईरान से हम ऑयल, we are dependent on Iran for our oil supplies. Yes, तो दोनों के साथ India cannot afford to, you know, India cannot afford to harm its relations with either of the two countries. It has to maintain a balance with both the countries. So this conflict will test India's strategic balance, that how strategically it can balance between this, how strategically it can balance this conflict between both the countries. Okay. Then foreign policy response जो है हमारा अभी तक, that is that India's Ministry of External Affairs has called for restraint and avoidance of escalation, emphasizing the safety of civilians and stability in West Asia. Yes, so our India's stand is that we want de-escalation, we want
restraint, and we want the safety of civilians in the West Asia. Then protection of Indian nationals. Yes, there are millions of Indian workers, students and expatriates in West Asia जिनकी सेफ्टी के अबाउट जिनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग भी हम कंसर्न्ड हैं. Now let's look at the map once. Yes, I hope this conflict is clear कि ये conflict कहाँ से start हुआ, कैसे 1979 के बाद ईरान का political structure change हुआ, कैसे उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के चेंज ने ईरान की फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट किया, और कैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके और स्ट्रक्चरल कॉजेस क्या थे वो भी हमने डिस्कस किया. नाउ लेट अस लुक इनटू द लोकेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज ऑन द मैप. यस, फर्स्टली लेट अस लुक एट, दिस इज अ ब्रॉड मैप ऑफ वेस्ट एशिया. ठीक है, इसमें आपको ईरान दिख रहा है, इधर इराक दिख रहा है, सीरिया दिख रहा है, जॉर्डन दिख रहा है, इजराइल दिख रहा है. तो इससे हमें एक कंक्लूजन इज दैट द बोथ कंट्रीज आर नॉट बॉर्डरिंग ईच अदर. यस, देयर इज जॉर्डन, इराक, सीरिया, ये तीन कंट्रीज बीच में लाई करती हैं between Iran and Israel. Okay, then we need to see what are the bordering countries. Yes, अगर हम इजराइल की देखें तो इजराइल बॉर्डर्स लेबनान ऑन द नॉर्थ, इट बॉर्डर्स सीरिया ऑन द नॉर्थ ईस्ट, इट बॉर्डर्स जॉर्डन ऑन द ईस्ट एंड इजिप्ट ऑन द साउथ वेस्ट. ठीक है, और जो दो वाटर बॉडीज हैं जो इसराइल को बॉर्डर करते हैं उसमें से एक ये वाली है मेडिटेरेनियन सी टुवर्ड्स इट्स वेस्ट एंड टुवर्ड्स इट्स साउथ एंड छोटा सा आपको यहाँ पे कनेक्ट दिख रहा होगा, दिस इज द रेड सी. ठीक है, क्लियर? So you should know what are the countries bordering Israel first of all, and what are the water bodies bordering Israel. Yes, we have seen 4 countries: Lebanon to the north, Syria to the northeast, then this side is Jordan to the east, and Egypt to the southwest. I hope this is clear, the countries bordering Israel. Now let us look at, yes, this is the map of Israel showing that Israel borders Egypt, Jordan, Syria and Lebanon. This is Mediterranean Sea and this is the Red Sea. Now these regions highlighted अलग से जो green में highlight किए, West Bank और Gaza, these are Palestinian territories which are at present occupied by Israel. ठीक है, अगर फ्यूचर में पैलेस्टीन स्टेट बनती है तो उसमें कौन से रीजन आएंगे? वेस्ट बैंक आएगा, गाजा आएगा. Okay, I hope this is clear. Now let us look at the map of Iran. Yes, so Iran ka map becomes a little more important. Firstly, you should know which are the countries bordering Iran. So let's start with looking at the countries on the east. East में है सबसे पहले पाकिस्तान, थोड़ा साउथ ईस्ट में, फिर ईस्ट में है अफगानिस्तान और नॉर्थ ईस्ट में है तुर्कमेनिस्तान. तो ईस्ट वाली जो कंट्रीज हैं उसमें आपको 3 कंट्रीज याद रखनी है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान. ठीक है, देन लेट्स मूव टूवर्ड्स वेस्ट. वेस्ट में जो सबसे बड़ी कंट्री बॉर्डर करती है ईरान को, दैट इज इराक, टर्की एंड आर्मेनिया, अजरबैजान. ठीक है, so there are 4 countries on the west as well. These are Turkey, Iraq, Armenia and Azerbaijan. ठीक है, now let's look at the water bodies. तो जो नॉर्थ में है ईरान के, that lies the Caspian Sea, and towards the south is the Persian Gulf. Yes, जिस गल्फ की हम बात कर रहे थे, that is used for oil transportation routes. This is the Persian Gulf. So ईरान का जो major coast है, that lies on the Persian Gulf, and this is the Strait of Hormuz that connects the Persian Gulf to the Gulf of Oman. ठीक है, I hope this is map is clear. कि जो ईरान का southern coast है, that lies on Persian Gulf. जो northern part है, that borders slightly on the Caspian Sea. Yes, and the bordering countries are also clear. On the west, on the east, sorry, it borders Pakistan, Afghanistan and Turkmenistan, and on the west it borders Turkey, Iraq and Armenia and Azerbaijan. I hope this much is clear. Yes, map becomes important. Okay, so that was all about this news. We've covered everything. We've covered everything about the conflict. We started with looking at the causes, then we understood the impacts, and then we also saw the लोकेशन की, लोकेशन से आपको किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको क्या क्या पता होना चाहिए. आई होप दिस मच इज क्लियर. यस, इस न्यूज़ के बारे में आपको सब कुछ समझ आ गया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ that talks about the MP Lads scheme. Yes, MP Lads scheme. So it says UP receives over 84% of all out-of-state MP Lads funds. Only 21 MPs, 2 of them from the Lok Sabha, accounted for all of the out-of-state spending. ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये MP लैड स्कीम क्या है सबसे पहले, उसके बाद समझते हैं ये जो यहाँ पे टर्म यूज की जा रही है, आउट ऑफ द स्टेट स्पेंडिंग. तो व्हाट इज दिस आउट ऑफ द स्टेट स्पेंडिंग बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस आर्टिकल? ओके, सी, firstly you need to know that MP land stands for Members of Parliament Local Area Development Scheme.
members of parliament local area development scheme. The launch year was in the year 1993 and it falls under the Ministry of Statistics and Program Implementation, that is the MOSPI. Okay, then what is the nature of the scheme? It is a central sector scheme. मतलब जो स्कीम का पूरा खर्चा होता है वो आपकी केंद्र सरकार उठाती है. Yes, the entire it is 100% funded by the government of India. There is nothing that states have to contribute towards this scheme. Okay, now what is the objective of this scheme? Yes, देखिए आप नाम से समझने की कोशिश कीजिए. लोकल एरिया डेवलपमेंट मतलब अगर आप जो एमपी है, एमपी बिलोंग्स टू सम और द अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी. यस, जो लोकसभा का एमपी होता है वो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहे हैं. यस, तो मान लीजिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी को लग रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है. मान लीजिए यहाँ पे सड़क बनानी है, सड़क टूट गई है, उसे रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो दैट इज डेवलपमेंट. या फिर अगर एमपी को लग रहा है कि कोई स्कूल नया खोलना है, किसी रीजन में स्कूल खोलने की जरूरत है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स लोकल एरिया डेवलपमेंट. तो ये सारे जो डेवलपमेंट के गैप्स होते हैं जो एमपीज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑब्जर्व करते हैं, उन गैप्स को फुलफिल, उन गैप्स को ब्रिज करने के लिए, उन डेवलपमेंट वर्क्स को अंडरटेक करने के लिए वी हैव दिस स्कीम कॉल्ड एज द एमपी लैड स्कीम. Okay, so the objective, it enables MPs to address locally felt development gaps. It enables them to create durable public assets. मान लीजिए अगर उन्होंने कुछ स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करना है तो दे कैन डू दैट. मान लीजिए अगर उन्होंने कुछ पब्लिक टॉयलेट्स क्रिएट करने हैं, दे कैन डू दैट. यस, समथिंग which they feel is a development gap and which they want to do for the greater public good. तो वो अपने MP लैड्स फंड के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, they can improve basic infrastructure at the grassroots level, promote equitable development. Yes, but the important thing here कि MP lads किस चीज के लिए नहीं है, that becomes more important, that it is not meant for routine administrative expenditure or private benefit. ठीक है, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर मतलब मान लीजिए अगर आपको किसी की सैलरी देनी है तो आप सैलरी के लिए एमपी लैड्स फंड को यूज नहीं कर सकते. यस, उसी तरह से इट कैन नॉट बी यूज फॉर प्राइवेट बेनिफिट. मान लीजिए एमपी को अपने घर के आगे की सड़क अपने घर की प्राइवेट सड़क सुधारनी है, तो उस चीज के लिए भी एमपी लैड्स फंड नहीं यूज हो सकता. इट कैन नॉट बी यूज फॉर प्राइवेट बेनिफिट नॉर कैन इट बी यूज फॉर रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ व्हाट इज द फाइनेंशियल एलोकेशन? हम बात तो कर रहे हैं कि डेवलपमेंट गैप्स को ब्रिज करना है, पर ब्रिज कैसे करेंगे? एमपीज वोंट स्पेंड आउट ऑफ देयर पॉकेट, राइट? देन व्हाट इज द फाइनेंशियल एलोकेशन? इट इज ₹5 crore पर ईयर पर एमपी. यस, तो एवरी एमपी जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो भी एमपी है उनको हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं ताकि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट वर्क्स अंडरटेक कर सके. ओके, फंड्स आर रिलीज्ड इन 2 installments and if funds remain unspent they are carried forward. yes, मान लीजिए इस साल 5 करोड़ में से आप 2 करोड़ ही खर्च कर पाए, उसमें से 3 करोड़ अगर बच गए तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं टू द नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर यू कैन uptake development works amounting to ₹8 crore. ठीक है, अंडरस्टूड? फाइनेंशियल एलोकेशन किस टाइप का है? देन हु कैन रेकमेंड वर्क्स? ठीक है, कि जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो क्या होने चाहिए, कहाँ पे स्कूल खोलना है, किस तरह का स्कूल खोलना है, ये सारे जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं कौन रेकमेंड करता है? द एमपी रेकमेंड्स. यस, लोकसभा एमपी रेकमेंड कर सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई एमपी होगा तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर डेवलपमेंट वर्क्स रेकमेंड कर सकते हैं. सेकेंडली, Rajya Sabha MPs, yes, Rajya Sabha MPs, they do not have any constituency per se, but they are elected from different states. They represent the states in the parliament, so they can recommend works within the state from which they are elected. ठीक है, जिस स्टेट से वो इलेक्ट हुए हैं वहां पे वो डेवलपमेंट वर्क्स रेकमेंड कर सकते हैं. देन दे आर नॉमिनेटेड एमपीज. यस, कुछ ऐसे एमपीज होते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. यस, दे आर नॉट इलेक्टेड बट दे आर नॉमिनेटेड. सो वो जो एमपीज होते हैं वो कहीं पे भी पूरी इंडिया में कहीं पे भी डेवलपमेंट वर्क्स रेकमेंड कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ दिस इज स्ट्रक्चर्ड कि लोकसभा एमपीज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेकमेंड करेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट वर्क्स करवाएंगे एमपी लैड्स के अंदर. राज्यसभा एमपीज अपनी स्टेट में करवाएंगे और नॉमिनेटेड एमपीज इंडिया में कहीं पे भी करवा सकते हैं डेवलपमेंट वर्क्स. ओके, नाउ कम्स व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजंस. यस, MPs may recommend up to ₹50 lakhs per year outside their usual jurisdiction. ठीक है, हमने बात की कि जो लोकसभा MPs हैं वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही डेवलपमेंट वर्क्स रेकमेंड कर सकते हैं.
बट इन केस दे वांट कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर निकलकर कहीं और रेकमेंड करें, कहीं और कुछ डेवलपमेंट करवाएं, तो उसके लिए भी उनको छूट है। यस, दे कैन रिकमेंड अप टू 50 लाख। जो हमने 5 करोड़ पढ़ा, 5 करोड़ में से वो 50 लाख का काम किसी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर या अपनी स्टेट से बाहर रेकमेंड करवा सकते हैं। यस, तो जो हम इस न्यूज में पढ़ रहे थे आउट ऑफ स्टेट, यस, आउट ऑफ स्टेट स्पेंडिंग, वो इस प्रोविजन को रेफर कर रही थी। यस, दैट आउट ऑफ 5 करोड़ एमपीज कैन स्पेंड 50 lakhs आउट ऑफ देयर स्टेट्स। यस, जहां पे भी वो जाए थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, नाउ अप टू ₹1 करोड़ पर ईयर कैन बी रिकमेंडेड फॉर एरियाज इफेक्टेड बाय सिवियर नेचुरल कैलामिटीज। ठीक है, जो 5 करोड़ थे उसमें से आप 1 करोड़ ऐसी जगहों के लिए यूज कर सकते हो, ऐसी जगहों के लिए रिकमेंड कर सकते हो जहां पे कुछ सिवियर नेचुरल कैलामिटी हुई है। ठीक है, अंडरस्टूड दैट हाउ दिस 5 करोड़ इज नॉट नेसेसरली टू बी स्पेंट एंटायरली ऑन योर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर आप चाहें तो 5 करोड़ में से 50 लाख आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर कहीं भी रिकमेंड कर सकते हैं, और इसमें से 1 करोड़ आप ऐसे एरियाज के लिए रिकमेंड कर सकते हैं जहां पे कुछ सिवियर नेचुरल कैलामिटी हुई हो। Understood? This is clear? Okay. Now let's move forward. So what is the implementation mechanism like? Yes, how the works under MP LAD scheme are executed. So MP only recommends works. ठीक है, MP का काम क्या है? सिर्फ वर्क रिकमेंड करना कि ठीक है इस जगह पे हमें एक स्कूल बनाना है। Then who will actually work on that? Who will actually execute that decision? It is the district authority, usually the district collector or the DM, who will sanction, execute and monitor that development work. कि क्या सच में वहां पे कुछ डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, कैसे करना है, किस तरह से फंड्स एलोकेट कर रहे हैं, वो सारा किसका काम है? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का काम है। Another important point is that funds are released to the district authority, not to MPs directly. Yes, जो funds आएंगे वो हमने 5 करोड़ की बात की थी, those funds will be released to district authority according to what has been recommended by the MP. मान लीजिए एमपी ने रेकमेंड किया कि 10 lakhs का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, तो दैट 10 lakhs विल नॉट कम टू द एमपीज, इट विल कम टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ताकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उसको एलोकेट कर सके, आगे सैंक्शन कर सके वर्क को, और फिर मॉनिटर कर सके। ओके, सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म लाइक। Now, what are the restrictions? Yes, what can you not use the MP LAD scheme for? It cannot be used for any works for private individuals. Yes, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए आप ये नहीं कह सकते कि आप ये नहीं कह सकते अपने एमपी को कि आप हमारे घर के आगे की सड़क बनाओ या आप हमारे घर की गेट ठीक करो। नो, दैट इज नॉट अलाउड अंडर द एमपी लैड स्कीम। देन नो रिकरिंग एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स सैलरीज के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए एमपी लैड्स के अंदर एलोकेशन नहीं होता। देन नो वर्क्स ऑन प्राइवेट लैंड्स, जो प्राइवेट लैंड्स होती हैं उस पर भी कोई वर्क नहीं हो सकता, और cannot be used for religious institutions as well. I hope that these points are self-explanatory. It cannot be used for individual benefits, not for private land, not for religious institutions, and not for recurring expenditure. Clear? Now, what is the monitoring mechanism under this scheme like? Yes, so firstly we have online monitoring through MP Lads dashboard. हमारा MP Lads dashboard है, वहां से हम सीधे online monitoring करते हैं। Then there is social audit provisions. Yes, आप सब लोग जाके, yes, जो society है, civil society है, that includes us, all the citizens, we can go and check what is the work actually being carried out under the MP Land scheme. Okay, so there is a provision for social audits and Comptroller and Auditor General, that is the CAG audits, what exactly, how have the funds been spent under the MP Land scheme. And unspent funds can be withdrawn or reallocated. Yes, जो unspent रह जाते हैं funds, मान लीजिए हमने 10 लाख स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एलोकेट किए, बट 10 में से 8 लाख ही खर्च हुए, तो 2 लाख को आप विदड्रॉ कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट से, उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, और कहीं और उसको रीएलोकेट कर सकते हैं। ओके, नाउ these were the basic facts about the scheme. Yes, now who is the ministry, what are the objectives, what is the funding allocation like. Yes, now let's understand what are the challenges, what are the concerns associated with this scheme, जिस चीज की इस न्यूज आर्टिकल में बात की गई थी। सो फर्स्ट थिंग इज सेपरेशन ऑफ पावर्स इशू। यस, तो जो एमपीज होते हैं दे आर द लेजिस्लेटर्स, उनका काम क्या है? लॉ मेकिंग का काम है, उनको लॉज बनाने का काम दिया गया है। और लेजिस्लेचर के अलावा क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है ये जो रिकमेंडिंग ऑफ डेवलपमेंट वर्क, एग्जीक्यूटिंग स्कीम्स, एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स, ये किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव्स को दे दिया गया है. So this creates a, this blurs the boundary between the legislative and executive. So it goes against the principle of separation of powers कि legislature, executive और judiciary में clearly delineated responsibilities होनी चाहिए कि कौन क्या करेगा. That is separation of powers. But MP lads looks like it is going against this principle. Then it undermines पंचायती राज institutions. Yes, तो लोकल जो डेवलपमेंट का काम होता है वो किसका होता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का होता है, चाहे वो लोकल बॉडीज हो, चाहे वो सॉरी रूरल लोकल बॉडीज हो, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हो. ठीक है, बट हियर MPs are now allowed to directly recommend works which can sometimes sideline rural and urban local bodies. Okay, understood? Then is selective targeting and regional disparities. Yes, जो MP लैड्स में हमें ये देखने को मिला है कि जो फंड्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर रीजन की तरफ ही जा रहे हैं. Yes, they are not getting evenly distributed all through the different states and different constituencies. The works are mainly recommended in politically favorable states and this can lead to possibility of patronage networks. जैसे इस न्यूज में हाईलाइट किया गया था इस आर्टिकल में कि जो सारे आउट ऑफ यूजुअल एरिया स्पेंडिंग है उसमें से 84% फंड्स कहाँ गए हैं? उत्तर प्रदेश में गए. तो दिस शोज दैट देयर आर सम काइंड्स ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज एंड सिलेक्टिव टारगेटिंग कि कुछ स्टेट्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही ज्यादा MP लैड फंड्स जो हैं वो डायरेक्ट हो रहे हैं. ठीक है. देन द सेकंड वन इज देयर आर डिलेज इन एग्जीक्यूशन. District authorities face procedural bottlenecks, land acquisition issues, टेक्निकल सैंक्शन डिलेज. यस, हमने देखा था कि जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो किसका है? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का है. बट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फेसेस ऑल दीज चैलेंजेस, लैंड एक्विजिशन इश्यूज, टेक्निकल सैंक्शन डिलेज एटसेट्रा, जिस वजह से जो पूरा प्रोजेक्ट होता है, डेवलपमेंट वर्क होता है, उसमें डिले आ जाता है. देन क्लास वन इज एसेट क्वालिटी कंसर्न्स. यस, जिस टाइप की कंस्ट्रक्शन, जिस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हम MP लैड्स में बना रहे हैं, दैट इज समटाइम्स नॉट वेरी मच अप टू द मार्क. ओके, there is poor quality construction, there is inadequate maintenance, etc, etc. Okay, so I hope all the points associated with challenges are also clear. Yes, we studied MP lads ke bare mein ki what the scheme is, when was it launched, who is the ministry, what are the objectives, what is the financial allocation like, what is the implementation mechanism, where can MP lads not be used. Yes, हमने MP lads को पूरा 360 degree coverage कर दिया है. Yes, we studied all its provisions and then we also studied what are the challenges and concerns associated with this scheme. Okay, so here we end our today's daily news analysis. Please revise whatever we've done in today's class. We'll meet again tomorrow in tomorrow's daily news analysis. Thank you so much.